एवरीवन, आई एम निखिल सिंह एंड आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जितने एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ये सारे ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इसको तो केयरफुली पढ़िएगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत शॉर्ट है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिटेल है, बहुत टाइम टेकिंग है। ये टू द पॉइंट कि क्या चीज़ें हैं, ये आपको सारे एग्ज़ाम के लिए आप मदद करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो टॉपिक है मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है द हड़प्पन सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज अर्बन कल्चर that flourished along the Indus River in the present day पाकिस्तान नॉर्थ। तो एक चीज़ हमको समझ लेना है कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अभी कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में, ठीक है। एंड एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक ब्रॉन्ज एज अर्बन कल्चर था। जो ये सिविलाइजेशन है ये ब्रॉन्ज एज अर्बन कल्चर था, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। और याद क्या कर लेना है। एंड एक चीज़ यहाँ पे और लिखी हुई है, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान फ्रॉम द 3300 to 13 BC इट इज़ कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज दिस civilization was the discovered first in 1921 at the modern site of the हड़प्पा। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इसकी जो फर्स्ट साइट थी उसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो इसकी फर्स्ट साइट अगर कोई पूछे कौन सी है तो इसको बोल देना हड़प्पा। एंड इसका जो डिस्कवर हुई थी ये 1921 में हुई थी। नाउ द मूव फॉर सेकेंड एंड अगर कहीं ये IBC लिखा हो तो ये समझ जाना इसका मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। अब हम समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके एक्सक्यूवेशन के बारे में क्या है। तो जो हड़प्पा है जो पहली साइट है IBC की, और सबसे पहले इसी को खोजा भी गया था। तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने ये वाली साइट डिस्कवर की थी। और जो दूसरी साइट है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, द टीला ऑफ द डेड बॉडीज़, ओके। तो इसको डिस्कवर करने वाले थे वो थे RD बनर्जी जी। RD बनर्जी जी जिनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। और फिर 1924 में जॉन मार्शल जी आए वहाँ पे और वो इस पूरी साइट को एंड जो यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सकवेशन रिवील्डिंग इंडियाज एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है। फेज़ ऑफ देखो कितने फेज़ में, अगर पूछे कितने फेज़ में जो हमारा IBC है डिवाइड है, तो IBC हमारा अभी तो 3 फेज़ में डिवाइड है। अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन। जो अर्ली हड़प्पन है वो 33 से 2600 BC है और जो मैच्योर हड़प्पन है वो 2600-1900 BC है। एंड जो लेट हड़प्पन फेज़ है वो 1930 से 23 BCE है। जो इसके प्रमुख नाम है उसमें से राखल दास बनर्जी देख लो, RD बनर्जी, जॉन मार्शल, ये जो हैं ये मेन नाम है। कभी कभी मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ तो उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। नाउ अब इसका क्वेश्चन इससे पूरा है जियोग्राफिकल एक्सटेंट। द एपिसेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो इस पूरे उसका एपिसेंटर है, केंद्र है, वो इस समय पाकिस्तान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। फ्रॉम द व्हिच एक्सपांडेड इन ऑल डायरेक्शन द एरिया फॉर्म्ड ऑफ द ट्रायंगुलर शेप एंड कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। तो जो ये साइट है अप्रॉक्स 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है, ओके। सो अब हम समझ लेते हैं जो ये साइट है, इसकी साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। इंडिया में नॉर्थ में है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है, चीनाब रिवर के पास। नाउ अगर हम वेस्ट में बात करें तो ये है, देखो वेस्ट में बात किया जाए तो जो पाकिस्तान का प्रोविंस है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान को तो आप जानते हो क्योंकि वहाँ पे इस समय बलोच आर्मी बहुत ज़्यादा अपना काम कर रखा है। इस वजह से हमारा कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको समझाने के लिए बोल दिया है।
तो यहाँ पे एक 10 रिवर है मकरान कोस्ट के पास, वहाँ पे बलूचिस्तान है, वहाँ पे इसकी बहुत सारी साइट है, जैसे सुद का जैन डोर, उसको सुद का गैन डोर बोलते हैं। और इधर चले जाओ दैमाबाद में, जो महाराष्ट्र में है, ये हो गया नॉर्थ, ये होगा साउथ। साउथ में आप चले जाओ महाराष्ट्र में, जिसको बोलते हैं दैमाबाद, ठीक है। नाउ द ईस्ट में अगर देखा जाए तो आलमगिरीपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है, गंगा यमुना दोआब ऑफ उत्तर प्रदेश, जो ये साइड है उत्तर प्रदेश में है इनकी साइड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है ऑल्दो मच ऑफ द political and administrative structure of the Indus Valley civilization remains the speculative due to the absence of the deciphered written records। हमें इसके जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न उसका है क्योंकि वहाँ से हमें कुछ रिटर्न मिला ही नहीं, तो हम कैसे सोच लें। लेकिन वहाँ के कल्चर देखेंगे तो आप आज की कल्चर से अच्छी कल्चर था वहाँ पे, तो वहाँ का जो वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। लेकिन हाँ, हम समझेंगे कैसे हो सकता है, बिकॉज ऑफ किसी शहर को जब हम देखते हैं वहाँ के शासन प्रणाली को हम कैसे समझ पाएंगे। अगर हमें रिटर्न आज नहीं मिले हैं तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं कैसे हैं, कैसा उनका बर्ताव है, हम समझ जाएंगे कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है और वहाँ के लोगों का पहराव कैसा है, रहाव कैसा है, ये सब चीज़ें समझ में आ जाता है। सो कुछ चीज़ें हैं जैसे आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैं, उनसे पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर लाइक द ग्रेट बाथ, वहाँ पे एक मिला था ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज जिसमें हम अन्न का भंडारण करते थे, जो ग्रेन्स होते थे उनको हम आगे टाइम के लिए उसको हम वहाँ पे रिजर्व रखते थे। एंड ड्रेनेज सिस्टम, हाँ वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। एंड द ड्रेनेज सिस्टम सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, इससे पता चलता है, देखो यार कहीं पे देखेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे पता चलेगा जानते हो। सोचो वहाँ पे एक फूड को रिजर्व करने के लिए, नहाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए इतनी अच्छी चीज़ें थी, तो उससे पता चलता है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा वो भी काफ़ी अच्छा रहा होगा, ठीक है। द sophisticated economy and the craftsmanship indicate the leadership under the civilization authority like by the class of the merchant। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा फिर जाके। Raised habitation, centralized residential areas indicate the presence of the important figure, possibly the headman and the council। That thing ये बोलता है कि जो वहाँ के सेंट्रलाइज रेजिडेंटल एरियाज़ थे उनको इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर्स, जो मतलब अच्छे इलाके थे वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर हैं उससे इंडिकेट होता है कि यहाँ पे कुछ अच्छे लोग रहते हैं, जैसे हेडमैन ऑफ द काउंसिल लाइक विधा। जैसे इस टाइम का अगर बात किया तो अगर आप जाएंगे किसी गांव में तो उस गांव की ग्रोथ कैसे, अगर उस गांव का ही विधायक है तो उसने अपने गांव को अच्छे से ग्रोथ किया होगा ना, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब्सेंस ऑफ द टेम्पल सबसे बड़ी बात है। अनलाइक द इजिप्ट एंड द मेसोपोटामिया, no temple were found, suggesting Harappan rulers focused on the commerce rather than the conquest। यहाँ पे हमें मंदिरें नहीं मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं लेकिन कोई मंदिर नहीं मिली है, तो ये एक सोचने का विषय है। जैसे इजिप्ट में हमें वो मिला है, क्या नाम है, पिरामिड मिला है, ऐसा यहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं है, ठीक है। मैंने जितना पढ़ा था आपने बता दिया तो समझ लीजिएगा। अब सेकंड है लैक ऑफ द वेपन, हमें वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स नहीं मिलते हैं, कि इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग काफ़ी शांत प्रिय थे। तो शांत प्रिय मतलब क्या बोल देते हैं यार, पीस लाइकर, मतलब लाइक पीस को ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो इस चीज़ से आप थोड़ा मतलब देख लेना कि वहाँ के लोग जो थे वो पीस को ज़्यादा प्रमोट करते थे। सो नेक्स्ट है टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। अब उसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी वहाँ की, आपने जहाँ तक देखो ये जो दिया गया है नोट्स में, ये जो मतलब इतने दिन बाद अगर टाउन प्लानिंग ऐसी है, सोचिए कि कुछ टाइम पे कैसी रही होगी टाउन प्लानिंग ना। अब कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं जो वहाँ की डिज़ाइन थी टाउन प्लानिंग की। तो यूनिफाइड अर्बन डिज़ाइन, हड़प्पा सिटीज़ फॉलोड आर द कॉन्स्टेंट ग्रिड पैटर्न विद द स्ट्रीट ओरिएंटेड नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट वेस्ट।
वहाँ का एक मतलब अच्छी रोडें थी, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था। तो पता चलता है कि यार वहाँ के जो डिज़ाइनर थे काफ़ी अच्छे थे, जो मतलब आज के टाइम के लेवल के थे। सिटीज़ डिवीज़न डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 नहीं लिखा है इसमें, 2 पार्ट में, एक था सिटाडेल, एक लोअर टाउन, एक लोकेटेड ऑन द हायर ग्राउंड ऑफ द हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रूरल सेंटर। इससे पता चलता है कि जो वहाँ का समाज था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक लोअर टाउन में और एक अपर टाउन में, ठीक है। एक अपर टाउन वाले में वकील, अच्छे अच्छे प्रशासनिक जो कार्य वाले लोग थे वो रहते थे, लोअर वाले में जो जैसे मतलब नॉर्मल लोग रहते थे उनको, उससे हाँ ये चीज़ थी, उसको हमने ग्राउंड से ऐसे कवर नहीं किया था जिसमें वो लोग रहते थे, और जिसमें ये वाले लोग थे, ये लोग तो उसको ग्राउंड से ऐसे ऐसे किया गया था। ओके ना, मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेटलमेंट्स। हड़प्पन सेटलमेंट की बात की जाए, मोहनजोदड़ो एंड द कालीबंगन हैड अ डिस्टिंक्ट सिटाडेल एंड द लोअर टाउन्स डिवीजन्स। इन जो इतनी साइट्स हैं, इस साइड पे देखा गया है कि इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक ऊपर वाला रहते हैं लोग और एक नीचे, ठीक है। एंड लोथल अ रेक्टेंगुलर स्टेटमेंट विद नो इंटरनल डिवीज़न, एक वहाँ पे रेक्टेंगुलर सेटलमेंट था, उसी में सब लोग बोले थे, उसके अंदर कोई डिवीज़न नहीं था। ओके, एंड फिर है धौलावीरा वाज आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स and each part was surrounded by the massive stone walls with the entrances through the gateways। एक साइड है यहाँ की धौलावीरा जो 3 पार्टों में बटी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक साइड ऐसी भी थी जो 3 पार्टों में बटी थी। ये मोहनजोदड़ो का है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। बिल्डिंग मटेरियल, अब जो वहाँ की बिल्डिंग थी वो किस चीज़ से बनी थी, वहाँ की बिल्डिंग यूज द बेक्ड ब्रिक्स, मतलब पकी हुई ईंटें मिली, पकी हुई ईंट, थोड़ा ये देख लीजिएगा ये भी, विद द स्टैंडर्डाइज साइज़ भी बहुत अच्छी थी। तो एक कोई पूछ ले कि वहाँ से मोहनजोदड़ो से या इंडस वैली सिविलाइजेशन से पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई कि नहीं, तो लिख दीजिएगा या बता दीजिएगा कि हाँ कैसे है। बात आ रही है यहाँ पे ग्रेट बात मिला है मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन अक्सर आ ही जाते हैं कि हर एग्जाम में, तो इस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिएगा। अ लार्ज टैंक सराउंडेड बाय द रूम्स एंड द चेंजिंग क्लॉथ्स, एक मतलब वहाँ पे ग्रेट बात मिला, उसके अगल बगल में कपड़े चेंज करने के लिए रूम भी बने थे। बिल्ड विद द ब्रंट ब्रिक्स, और वो ब्रिक्स से पकी हुई ईंटों से बने थे, ठीक है। और वहाँ से एक अन्नागार जिसको ग्रेनरीज बोलते हैं वो मिला। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। हड़प्पन हैड 6 ग्रेनरीज, वहाँ पे 6 अन्नागार मिले। ग्रेनरीज वेयर द लिंक टू द ग्रेन स्टोरेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे पता है वहाँ इस चीज़ों से पता चलता है कि जो वहाँ का ग्रेनरीज थी वो लिंक थी ग्रेन स्टोरेज से। भाई अब अन्नागार है तो अन्न ही तो रखेंगे उसमें, ठीक है। थ्रेसिंग फ्लोर्स, रोज ऑफ द circular bricks प्लेटफॉर्म एंड द हड़प्पन फॉर द थ्रेसिंग ग्रेन एविडेंस विद द वाइट एंड ब्रोली, मतलब वो बोलते हैं कि जो वहाँ की नालियाँ था उसमें चूना ऐसे भर रखे थे उस, ठीक है, समझ लीजिएगा। 2 रूम स्ट्रक्चर लाइक यूज्ड ऑफ द हाउस लेबर्स, वहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि वहाँ पे 2 रूम बने थे जिसको पता चलता है कि उसमें हाउस लेबर रहते थे, ठीक। अब इस वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझ लो भाई। ड्रेनेज सिस्टम का तो पूरा विख्यात ही है, क्या उसमें समझना, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जो ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ का बहुत अच्छा था, लिखा है तो पढ़ लो कुछ थोड़ा सा। तो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बहुत एडवांस है। मोहनजोदड़ो ड्रेनेज सिस्टम वैसा स्पेसिफिकेटेड विद द स्ट्रीट ड्रेनेज था। मोहन यार क्या है, जैसे नाली बनी थी, उस नाली को एक दूसरी नाली, बड़ी नाली में फिर बड़ी नाली एक बहुत बड़ा नाला से कनेक्टेड था। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इधर कोई तो ऐसी चीज़ नहीं है। प्राइवेट सैनिटेशन मोस्ट हाउस हैव द कोर्टयार्ड एंड द बाथरूम, मतलब वहाँ के जो घर थे वहाँ पे बाथरूम, मतलब उनका पर्सनल बाथरूम था एंड कोर्टयार्ड्स एंड ऑल थिंग। हेल्थ एंड क्लीनेस पे काफ़ी ध्यान रहा। हड़प्पन प्रियोराइज द हाइजीन, मतलब साफ़ सफाई को बहुत प्रियोराइज करते थे। वाज द अनमैच्ड बाय द अदर ब्रोंज एज, मतलब जो ये सिविलाइजेशन थी ये और सिविलाइजेशन की अपेक्षा हाइजीन एंड क्लीननेस पे विशेष ध्यान देती थी। दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर द वाचिंग। हमने इसको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से कवर किया है, इसको आप देखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।